کے بہت قریب ہے. The next chapter 27. In this chapter, Angel returns to Talbothy where he finds Tess, who has recently awakened. Angel tells Tess that he shall soon want to marry and asks Tess if she will be his wife. Tess declares that she cannot be his wife, and she claims that the reason is that his father is a parson and his mother would not want her to marry him. जी स्टूडेंट्स, अब जब एंजल क्लियर वापस आता है टेलीपैथी से और वो टेस को आता है, टेस से मिलता है और टेस से जो फर्स्ट उस जो बात करता है वो यही करता है कि वो उससे शादी का, लेकिन उसको अपनी बीवी बनाएगा. क्या उसकी बीवी बनना उसको मंजूर है? इस पर टेस जो है वो रिजेक्ट कर देती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी क्योंकि उसका बाप जो है वो पार्सन है और उसकी जो माँ है वो शादी के लिए रजामंद नहीं हुई. क्या ये है बात? नहीं. इसकी बैक पे एक विजन है और एक जो कॉन्फ्लिक्शन जो है वो रन कर रहा है, एक खौफ है जो टेस के अंदर दौड़ रहा है उसके खून के साथ. वो ये है कि ये ना हो कि एंजल मुझसे दूर हो जाए जब उसको ये पता चले कि मुझे सीड्यूस किया जा चुका है, मैं प्योर नहीं हूँ. और यही वजह है कि वो अपने आप को बचा रही है और एंजल से अवॉइड कर रही है. वो एंजल को बार बार रिजेक्ट कर रही है. हकीकत में इनर वर्ल्डली वो एंजल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है. टेस फॉल्स इन लव हिम, लेकिन वो इस चीज से डरती है कि अगर एंजल, क्योंकि एंजल इज अ प्योर पर्सन और ही लव्स नेचर और ही लव्स प्योरिटी, तो आई एम नॉट अ प्योर वुमेन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सीड्यूस फ्रॉम एलेक्स. तो अब ये जो है इस चीज का कॉन्फ्लिक्शन जो है वो चल रहा है उसके माइंड में और उस खौफ जो है उसकी एक खून में भाग रहा है, दौड़ रहा है कि ये ना हो कि कहीं एंजल को इस बात का इल्म हो जाए और वो जो है मुझसे दूर हो जाए. और इसी वजह से वो बहाने कर रही है कि मेरा फादर पार्सन है, मेरी मदर इस तरह है, वो इस शादी पे रजामंद नहीं होगी, इस वजह से मैं आपसे शादी नहीं कर सकती. He counters the objects, telling her that he has discussed the matter with his parents. Angel counts the story that his father told him about Alex Doverly, not mentioning the actual name, and when he asks Tess about marriage once more, she says that it cannot be. That is why कि वो डर रही है, वो खौफज़दा हो रही है कि ये ना हो कहीं इसको पता चल जाए और ये बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है और इसकी बदनामी हो कि इसने कैसी लड़की का इंतखाब किया है. तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसमें ऑब्स्टिकल्स जो है क्रिएट होना शुरू हो गई हैं. हार्डी जो है इसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना शुरू हो गया है. पहले उनका रोमांस होता है, फिर उनके दरमियान में जो है वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे और जब वो उसके पेरेंट्स मानते हैं वो आता है तो टेस जो है खुद रिफ्यूज कर देती है शादी से और वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं मान रहे हैं. नाउ वी स्टडी 28th chapter. Tess refusal does not permanently daunt Claire, knowing that the negative is often the preface to a later affirmative. Angel asks Tess if she loves another man, but she says that this is not the reason for her refusal. She says that it is for his own good. Tess wonders why nobody has told Angels the entirety of Tess' history. When Angel asks Tess once more, she
tells him that she will tell him all about himself. She was to tell him on Sunday. Tess feels that she can help giving in and marrying Angel, but feels that it is wrong and it may kill Angels when he finds out about her. In this chapter, एंजल क्लियर्स जो है वो पूछता है टेस से उसके रिफ्यूजल पे कि शायद टेस अगर आप किसी और से मोहब्बत करती हो तो मुझे बता दो, कोई बात नहीं है। लेकिन टेस कहती है कि नहीं नहीं, मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करती हूँ, मेरा रिफ्यूजल इस वजह से नहीं है। तो टेस बड़ा हैरान होती है कि मेरी तो यहाँ पे धूमें पड़ी हुई थी, लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी हिस्ट्री जानते हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं, तो अभी तक लोगों ने एंजल क्लियर को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया, मेरी हिस्ट्री क्यों नहीं बताई। तो फिर एंजल क्लियर एक दफ़ा फिर उससे कहता है, तो फिर वो कहती है ठीक है मैं आपको बता दूंगी और मैं आपको संडे को ये सारी अपनी बात बता दूंगी जो मैं आपको उससे शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो इस पर जो एंजल है खामोश हो जाता है। इट मेक्स एंजल्स व्हेन ही फाइंड्स आउट अबाउट हर। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो हम लोग जो है देखते हैं कि हार्डी जो है वो इसको इनके कॉन्फ्लिक्शन को प्रोलॉन्ग कर रहा है और एंजल और टेस के दरमियान में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। इनकी जो मीटिंग्स जो हैं, इनके अफेक्शंस जो लव है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्लोज में हैं, अब थोड़ा थोड़ा इस तरह हो रहा है कि वो उनको उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करके उनको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बेटा एक और चीज है कि इस चैप्टर में थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि टेस जो है वो अभी भी कॉन्फ्लिक्शन में है कि वो हैरान हो रही है कि एंजल क्लियर को किसी ने बताया नहीं है। अगर उसको पता चल जाए तो यकीनन उसको खौफ है, बल्कि ये है कि वो उसको छोड़ के चला जाएगा। तो इस वजह से अगर उसको उसके पास्ट का पता चल गया तो वो उसको नहीं अपनाएगा। तो वो खौफ ज़्यादा होती है कि कहीं ये उसको छोड़ ना दे, ये दोस्ती तक ही महदूद रहे तो बेहतर है। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 29 नाउ वी स्टार्ट। Daily Mail Rick tells the milkers at breakfast that Chet Dolop just got married to a widow woman and never married the Martin's daughter. However, by marrying the widow lost her. The widow lost her yearly allowance. Mrs. Crick remarks that the widow should have told Chet sooner that the ghost of her first husband would trouble him. Beth Nips, unmarried helper from one of the cottage, says that she was justified in not telling him, for all is fair in love and war. For Tess, what is comedy to her fellow workers is tragedy to her. Tess refuses Angel once more. Dillman Crick send Angels to go to the station and Tess agrees to accompany him. In this chapter, Hardy tells about the Chet Dolop service and instructional purpose of this chapter, suggesting Tess that she is justified in not telling Angels about her now dead child. Although Tess approaches this decision as one of tragedy, she nevertheless appears ready to accept the idea that she may rightfully withhold this information from Angel. The decreased likelihood that Tess will reveal her experience with Alice Douberville foreshadows greater conflict between Angel and Tess rather than negating the possibility of it. Now that Tess may not tell Angel about her past,
At one opportunity moment, Angel may learn of her secret under for under less condition. Chapter number 30. Tess and Angel travel together on the carriage to the station. Tess consider the various Londoners and such who will bring the milk that they are bringing to the station. Angel once again asks Tess to marry him. Tess finally begins to tell Angel her history. She tells him that she is not a Derbyfield but a Derbyvillies. He dismisses that information as insignificant. He claims that he hates the aristocratic principle of blood, but is interested in this news. Angel claims that he rejoices in the Derbyville. Descent for Tess' sake, Angel goes to spell Tess' name correctly from this very day and calls her Trissa Derbyville. Tess finally assents to marry Angel. Angel realizes when he saw Tess first at the dance at Marler. G. In 30 chapter we find Tess और एंजल क्लियर जो है वो इकट्ठा सफर करते हैं, स्टेशन की तरफ जाते हैं. तो टेस से एक बार फिर जो है वो एंजल क्लियर कहता है कि मुझसे शादी कर लो, और टेस कहती है कि वो उसको अपनी हिस्ट्री बताना शुरू कर देती है. उसको बताती है कि मैं जो हूँ डर्बीफील्ड से नहीं हूँ बल्कि डर्बीविल से हूँ. तो वो कहता है कि मैं इन एरिस्टोक्रेटिक ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं इनसे नफरत करता हूँ, मुझे इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. तो आज ठीक है, मैं जो है तुम्हारा नाम आज से चेंज कर देता हूँ और आज से तुम टेस नहीं ट्रीसा के नाम से जाने जाओगी. तो इससे हमें पता चलता है कि एंजल जो है वो डीपली इन्वॉल्व है टेस में, और टेस भी चाहती है, लेकिन उसको जो है वही चीज के एक खौफ है कि अगर इसको मेरी हकीकत का पता चल गया तो क्या होगा. फिर वो उससे शेयर भी करती है कि मैं उस फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती हूँ जिसकी जिस पे वो उसको बताता है कि उससे कोई गर्ज नहीं है, वो हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, जस्ट वो टेस से मोहब्बत करता है. चैप्टर नंबर 31 we study here. Tess writes a letter to her mother the next day, and by the end of the week receives a reply. Her mother gives Tess her best wishes and tells her not to tell Angel anything about her past, for many women have trouble in their times and she should not trumpet hers when others do not trumpet theirs. This advice reassures Tess, who dismisses her past, treading upon it and putting it out as a smoldering, dangerous coal. As a suitor, Angel is more spiritual than animal. Tess worries when the two walk in public as a couple, thinking that it may reach his friend at Amnister that he is walking about with a milkmaid. He thinks it absurd that a Derby will hurt the dignity of a Clare. One evening, Tess abruptly tells Angel that she is not worthy of him. But Angel tells her that he will not have her speak as such. Angel asks on what day they shall be married. But he does not want to think like this. The news of their engagements reaches the other milkmaids and dairymen great.
Tess tells the other girls that Angel ought to marry one of them, for all are better than she. The girls try to hate Tess for her relationship, but find that they cannot. जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो है टेस एक खत लिखती है अपनी वालदा को और उनसे कहती है कि इस तरह मैं एंजल क्लियर है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी वालदा उसको जवाब में बताती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बारे में, अपने पास्ट के बारे में एंजल क्लियर से कोई बात भी शेयर ना करना। लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है और जो तुम्हारे साथ हो गया तो लेकिन जो है इसको बिल्कुल उसके साथ शेयर नहीं करना। लेकिन टेस जो है वो जानती है कि एंजल जो है वो बहुत प्योर पर्सन है, तो वो बहुत परेशान है कि वो क्या करे। वो बातों बातों में जो है वो एंजल क्लियर को समझाना चाहती है कि वो उसके काबिल नहीं है, तो वो उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन एंजल क्लियर कहता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, जो भी है ठीक है, हम लोग शादी कर रहे हैं। और उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, जिसकी खबर जो है दूर दूर तक पहुंच जाती है और लड़कियां जो है वो टेस से हसद करना शुरू हो जाती हैं, उससे जेलसी फील करती हैं। तो बेटा इसमें इसका जो है, अगर हम इस चैप्टर का एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने ये चीज सामने आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि टेस जो है शी फील्स गिल्टी, और वो जो है कॉन्शियसली जो है अपने आप को अपने अंदर एक गिल्ट फील कर रही है। सेंस ऑफ गिल्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा पैदा हो गया हुआ है। वो एंजल को धोखे में नहीं रखना चाहती, वो उसके साथ कोई भी ऐसी जो है वो ऐसी बात जो है वो छुपा के नहीं रखना चाहती कि अगर उसे बाद में पता चले तो एंजल उसको जो है वो टीज करे, टॉन्ट करे कि तुमने मुझे धोखे में रखा। इस वजह से वो उसको कह भी देती है, लफ्ज कुछ अल्फाज ऐसे वर्ड्स यूज करती है कि शी इज अनवर्दी फॉर एंजल। तो एंजल जो है वो इसको इग्नोर कर देता है और कहता है कि नहीं, जैसी भी हो, मैं आई एम रेडी फॉर गेटिंग मैरिज टू यू। तो इसमें जो है एक डिस्क्रिमिनेशन जो है पैदा होना शुरू हो गया है कि इसमें जो एंजल है वो उसको बहुत ज्यादा चाह रहा है और जो टेस है वो बहुत ज्यादा एंजल और एलेक्स को जो है वो मिला रही है। और उसके सामने कभी एंजल आता है, कभी एलेक्स आता है, कभी एंजल की क्वालिटीज आती हैं, कभी एलेक्स की जो उसके साथ मिसबिहेव है वो सामने आ रहा है। वो उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्शन जो है चल रहा है और वो उसमें बहुत ज्यादा जो कहते हैं तसब्सुब का शिकार होना वो उसमें है। और यही बात है कि वो बातों बातों में एलेक्स को समझा रही है कि वो उसके काबिल नहीं है, लेकिन एंजल को समझा रही है कि वो उसके काबिल नहीं है, लेकिन एंजल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर 32। Tess seems to want to stay in a state of perpetual betrothal with Angel, although the beginning of the November seems to be when she will marry him. Angel mentions to Tess how Mr. Crick told him how when he leaves Talbotty will be winter when the workload would be light and therefore he should take Tess with him. Tess finally agreed to fix the day of the wedding. Angel wishes to see a little of the working of a flour mill and visits one Wellbridge, where he stays at a farmhouse and had once been a double million. Tess finally decides to marry Angel on the 31st of December. Tess, however, forgets to publish bans in time, but Angel says that obtaining a marriage license will be a better means of marrying. Angel obtains a white wedding dress for Tess. She thinks of her mother's ballad of the mystic wood. That never would become that wife that had once done in
Tess wonders whether her wedding dress will betray her. Cheat. In this chapter, Tess और एंजल्स क्लियर जो है उनमें डिसाइड होता है कि वो शादी करेंगी, वो उसके साथ शादी करेगी। और एंजल्स क्लियर जो है वो जो है मिस्टर पिक का जो टेलीपैथी में उनका फार्म है उसमें सर्दियों में जो है वर्कलोड बहुत कम होता है, तो सर्दियों में टाइम होगा और वो अपनी एक डेट रख लेते हैं, डेट फिक्स कर लेते हैं वेडिंग का। और एंजल जो है वो ख्वाहिश करता है कि वो विजिट कराता है वेल ब्रिज का, तो वहाँ पे वो फार्म हाउस में ठहरेगा। और इसी तरह जो है जो डिसीजन लिया जाता है शादी की डेट का वो 31 दिसंबर जो है वो रखी जाती है। तो जो एंजल है वो एक वाइट वेडिंग ड्रेस जो है टेस के लिए लेता है, और जो टेस है उसकी मदर जो है वो उसको मिस्टिक रूप कंसिडर करती है, ख्याल करती है। तो ये इस चैप्टर में था कहानी कि अब टेस जो है वो अपनी लाइफ की तरफ आ रही है, खुशियों की तरफ आ रही है। यानी कि हार्डी का जो टेक्निक है, टेक्निक ऑफ राइटिंग, वो ये है कि जो ही वो सॉफ्ट कॉर्नर टेस्ट के लिए पैदा होता है एलेक्स के एंजल के दिल में, जब भी टेस्ट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है कोई ना कोई ऑब्स्टेकल जो है वो क्रिएट कर देता है। तो इसमें जो है बताया है कि एंगेजमेंट के बारे में, और टेस्ट में feels secure in her relationship for she has no obligations to tell Angel of her past experience and need not fear the consequences for this information. Therefore, the inevitable fact that she must set a date for the wedding continues Tess' sense of anxiety. When Tess forgets to publish the plan for the wedding, this is an action that simultaneously reveal her fear and her secret may be exposed, her desire to sabotage the possibility of the early wedding. अब वही चीज़ आ गई कि वो उसको डर रही है, खौफज़दा हो रही है कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, वो उसको छोड़कर चला ना जाए। तो ये है, और इस यही वजह है कि वो भूल गई है। तो दूसरा इसमें जो है हार्डी foreshadows the inevitable return of the Tess history within the D'Urberville when Angel secures former D'Urberville as the site of the couple honeymoon. Tess will come to face her family at this location. This suggestion that she will face her more personalized D'Urberville. इंशाल्लाह कमिंग में हम 33 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, और जो हम लोग को पढ़ रहे हैं उसको डेली आप जो है रिवाइज करें और उसको उस पर कुछ ना कुछ लिखें, सेल्फ राइटिंग जो है वो करें। ठीक है, इस स्टोरी को अपनी जो है वो सेल्फ राइटिंग में लिखना शुरू करें, और जो वर्ड्स की डिफ़िकल्टी आती है जब आप इसको स्टडी कर लेते हैं गूगल पे जाके टेस्ट ऑफ द डबरविल लिखें और वो टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगी। उसको स्टडी करने के बाद उसको अपनी राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में लेके आए। इस तरह आपका एक राइटिंग स्टाइल बनेगा, दूसरा ये आपकी तैयारी होती चली जाएगी। ठीक है बेटा।